हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। ये वैद्युत रसायन चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल की संरचना, गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का प्रभाव, सेल से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता, सक्रियता श्रेणी, नंस समीकरण से साम्य स्थिरांक, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, जिसमें चालकत्व को जानने से पहले कुछ भौतिक राशियाँ हैं। उनमें सबसे पहले आता है प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध की बात करें तो धात्विक चालकों की तरह विद्युत अपघटनी विलयनों का भी प्रतिरोध आर होता है, रेजिस्टेंस आर होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को दर्शाता है। धात्विक चालकों के अंदर प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या अवरोध ही प्रतिरोध होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। इसकी इकाई ओम या ग्रीक अक्षर ओम से प्रदर्शित करते हैं होती है, जो कि एसआई इकाइयों में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर 3 एम्पियर के स्क्वायर के समान होता है। यदि इसकी इकाई की बात करें, ये इकाई कहाँ से आती है, तो हम जानते हैं ओम के नियम से पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि R बराबर V अपॉन आई होता है, और V विभवांतर होता है, और विभवांतर जो होता है जिसको हम W अपॉन क्यू यानी कि कार्य बटे आवेश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कार्य को सामान्यतः बल इंटू विस्थापन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपॉन क्यू बटे आई। अब क्यू आवेश मूल मात्रक नहीं है, सामान्यतः विद्युत धारा मूल मात्रक है, तो इसको विद्युत धारा में बदलने के लिए हमने ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू अपॉन टी ये विद्युत धारा होती है, जिसको एम्पियर बोलते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ से आता है एफ इंटू डी अपॉन क्यू अपॉन टी आई होता है, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। बल जिसको हम एफ बराबर एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटू डी अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। अब एम द्रव्यमान है, ए त्वरण जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और डी विस्थापन है जिसका मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से इसकी इकाई आती है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन का होता है मीटर बटे एम्पियर स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, और नीचे टी और है, और टी की इकाई समय है इसलिए सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड की पावर 3, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर 3 ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रतिरोध जिसका मात्रक, जिसकी इकाई ओम होती है, और इसकी एसआई इकाइयों में इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर 3 ए स्क्वायर के समान होता है, और इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मापते हैं। प्रतिरोध को सामान्यतः व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मापते हैं, जिसके बारे में थोड़ा आगे चलकर भी पढ़ेंगे, और फिजिक्स में इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधकता। तो किसी पदार्थ या विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं R समानुपाती L/A, या R बराबर रो L/A, जहाँ रो एक समानुपाती के स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका मात्रक ओम मीटर। यहाँ से इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। सामान्यतः R बराबर होता है, R बराबर रो L/A, या रो बराबर R इंटू A/L। चूँकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और एल लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है,
और 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओम सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दिया, तो ये आ जाता है 0.01 ओम मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 वर्ग मीटर हो तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता R बराबर रो हो जाती है। L का मान 1 मीटर रख दें, A का मान 1 वर्ग मीटर हो तो R बराबर रो हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले पदार्थ का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अतः 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध R प्रतिरोधकता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चालकत्व। तो इन भौतिक राशियों को समझने के बाद में नेक्स्ट आता है चालकत्व। यदि चालकत्व की हम बात करें, चालकत्व को G से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। चालकत्व G बराबर होता है 1 वैद्युत अपघटनी पदार्थ का प्रतिरोध R, या G बराबर 1/R, या G बराबर R को, चूंकि R बराबर होता है ρl/A, इसलिए G बराबर A/ρl, या G बराबर कापा इंटू A/L, चूंकि 1/ρ बराबर कापा या K जैसे अक्षर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कापा K बराबर होता है 1/ρ। चालकत्व का SI मात्रक सीमेंस होता है एवं यह ओम इनवर्स या म्यो के तुल्य होता है। तो सामान्यतः चालकत्व की यदि बात करें तो चालकत्व चूंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए मात्रक भी प्रतिरोध का व्युत्क्रम ओम इनवर्स या सीमेंस होता है, या इसे जो ओम इनवर्स या म्यो के तुल्य होता है। ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को इंग्लिश में लिखते हैं OHM, और इसका उल्टा चालकत्व होता है, तो इसका उल्टा इसकी इकाई हम बोल सकते हैं म्यो। नेक्स्ट हम बात करते हैं चालकता। तो किसी विद्युत अपघटनी चालक के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता होती है। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं, कापा से दर्शाते हैं, जो के अक्षर के समान होता है। K बराबर 1/ρ, या K बराबर 1/R इंटू L/A, चूंकि रो बराबर होता है R इंटू A/L, या कापा बराबर K बराबर G इंटू L/A। ये गलत हो गया, L/A है, L/A, ये ध्यान रखना है। अतः चालकता बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक होता है, और सेल स्थिरांक होता है L/A। चालकता का मात्रक सीमेन मीटर इनवर्स, चूंकि G चालकत्व होता है जिसका मात्रक होता है सीमेंस, और L/A, L का मात्रक मीटर, A का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका मीटर इनवर्स सेल स्थिरांक का। तो चालकता का मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स है, परंतु इसे प्राय सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, तो K बराबर G। अतः इससे हम कह सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन का चालकत्व चालकता होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विलयन रखा है उसका चालकत्व चालकता के कपा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नोट, चालकता पदार्थ की प्रकृति ताप व दाब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्थिरांक। यदि सेल स्थिरांक की बात करें तो किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात है, अर्थात L/A, सेल स्थिरांक G स्टार कहलाता है। सेल स्थिरांक G स्टार बराबर L/A। हम जानते हैं कि कापा बराबर 1/R इंटू L/A होता है, तो कापा बराबर 1/R इंटू G स्टार हम लिख सकते हैं, या इससे हम कह सकते हैं कि चालकता कापा बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, या
सेल स्थिरांक इंटू चालकत्व, क्योंकि 1/r बराबर जी होता है या 1 प्रतिरोध बराबर चालकत्व होता है, इसलिए चालकता बराबर सेल स्थिरांक इंटू चालकत्व, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलर चालकता लैम्बडा एम। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल हो तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है और इसे लैम्बडा एम द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपको याद रखना है। विलयन की मोलर चालकता लैम्बडा एम बराबर विलयन की मोलर चालकता लैम्बडा एम बराबर कापा अपॉन एम मोलरता या कापा अपॉन सांद्रता सी से इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि लैम्बडा एम सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में हो तो लैम्बडा एम बराबर कापा सीमेंस प्रति मीटर में और सांद्रता एम मोल प्रति लीटर इंटू 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब में। ये कहाँ से आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर बराबर, ये आपको ध्यान रखना है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में यदि इसको रिप्रेजेंट करें तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यदि लैम्बडा एम को हम सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर की जगह पर हम 10⁻³ मीटर क्यूब रखेंगे तो ये ऊपर आएगा तो 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब होगा। लीटर से लीटर कैंसिल, तो इसकी जो इकाई है मोल प्रति मीटर क्यूब होगी, सांद्रता की इकाई मोल प्रति मीटर क्यूब होगी। और इस मीटर क्यूब को ये ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब इन मीटर इनवर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार से लैम्बडा एम की इकाई सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। या इसको यदि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में रिप्रेजेंट करें तो लैम्बडा एम बराबर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कापा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा और सांद्रता मोल प्रति लीटर में। और चूंकि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1 लीटर की जगह सीधा सामी ऐसा याद रख सकते हैं कि 1 लीटर की जगह 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर। इस स्थिति में लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और इसकी इकाइयों को काट कर यदि देखें तो सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करने पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। मोल नीचे है, ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स हो गया। तो इसकी इकाई सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। मोलर चालकता की इकाई सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बराबर, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर इसलिए 100 × 100 को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 × 100 अर्थात 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या इसका अपोजिट करें, 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को यदि सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में चेंज करें तो उसके लिए 100 × 100 अर्थात 10⁻⁴ का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो ये होगा 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक। यदि चालकों की बात करें तो इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। विद्युत रोधियों की बात करें, इनकी चालकता बहुत कम, लगभग 0 होती है। अर्धचालकों की बात करें तो इनकी चालकता चालकों व विद्युत रोधियों के मध्य होती है। चालक जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, इसके उदाहरण धातु, जो विभिन्न प्रकार की धातु हैं वो सामान्यतः चालक होती हैं। मिश्र धातु, कुछ है धातु जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा, एक ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक होती है। कुछ कार्बनिक बहुलक जैसे पॉलीएसिटिलीन, पॉलीएनिलीन, ये भी चालक पदार्थ होते हैं। विद्युत रोधी जिनकी चालकता बहुत कम, लगभग नगण्य 0 होती है, उदाहरण कांच, चीनी मिट्टी या सिरेमिक्स, प्लास्टिक आदि ये विद्युत रोधी होते हैं। अर्धचालक की बात करें तो इनकी चालकता चालकों व विद्युत रोधियों के मध्य होती है, उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड
ये अर्धचालकों के उदाहरण हैं। यदि चालकों की बात करें तो इनको हम सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरे विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। सामान्यतः जो धात्विक चालक होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चालक, इनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होता है। जबकि विद्युत अपघटनी आयनिक चालकों में इनमें गलित अवस्था या जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सामान्यतः सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाते क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। इनका चालक धात्विक चालकों का चालकत्व निम्न पर निर्भर करता है, जिनमें धातु की प्रकृति व संरचना। धातु की प्रकृति कैसी है? अलग अलग धातुओं की जो विद्युत चालकता है वो अलग अलग होती है। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी इनकी चालकता डिपेंड करती है। इसके अलावा ताप और तापमान बढ़ने पर इनकी चालकता घटती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन हो रही थी, इधर उधर गति हो रही थी, उसके मान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इनका ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। जबकि विद्युत अपघटनी आयनिक चालकों की हम बात करें तो इनका चालकत्व तो निम्न पर निर्भर करता है। सबसे पहले नंबर 1, मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। यदि वो प्रबल वैद्युत अपघट्य तो ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा तो इसकी चालकता भी अधिक होगी। इसके अलावा उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। सामान्यतः छोटे आकार के जो आयन्स होते हैं उनका सामान्यतः जल योजन अधिक होता है, इसलिए उनकी गति कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत अपघटनी जो आयन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनकी चालकता ताप के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट, विलायक की प्रकृति में इसकी श्यानता। विलायक की प्रकृति कैसी है और इसकी श्यानता? विस्कोसिटी, तरलता, किस तरलता है वो भी इनकी चालकता को प्रभावित करती है। और नंबर 5, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। सामान्यतः वैद्युत अपघट्य की सांद्रता भी इनकी चालकता को प्रभावित करती है। नोट ये भी आपको याद रखना है कि विद्युत धारा प्रवाह से इनका संगठन अपरिवर्तित होता है। जो धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, धारा प्रवाह से इनका संगठन नहीं बदलता है। जबकि विद्युत अपघटनी आयनिक चालकों की बात करें तो लंबे समय तक इनमें दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो लंबे समय तक इनमें दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर इनका संगठन परिवर्तित हो सकता है विद्युत अपघटनी चालकों का। यदि धात्विक चालकों की हम बात करें तो इसके उदाहरण कॉपर, सिल्वर, टिन, विभिन्न प्रकार की जो धातु हैं वो सामान्यतः धात्विक इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण है। जबकि विद्युत अपघटनी आयनिक चालक की बात करें तो गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनिक यौगिक जैसे गलित NaCl, ये सामान्यतः विद्युत अपघटनी चालक का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अतिचालक। अतिचालक ऐसे पदार्थ जो शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं अतिचालक कहलाते हैं। कुछ धातुएं, मिश्र धातु बहुत कम ताप जैसे 0 से 15 केल्विन ताप पर अतिचालक होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है, पर ताप कम करने पर चालकता इनकी बढ़ती है। तो जैसे कुछ धातुओं की जो चालकता होती है, जैसे जैसे ताप कम करते हैं एक विशेष ताप पर इनकी प्रतिरोधकता शून्य और चालकता अनंत हो जाती है। इस स्थिति में ये अतिचालक होते हैं। बहुत से सिरेमिक एवं मिश्रित ऑक्साइड 150 केल्विन जैसे उच्च तापों पर भी अतिचालकता दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक तथा वैद्युत अपघटनी चालकों में अंतर की। यदि बात करें, अभी हम देख चुके हैं बहुत कुछ, फिर भी इसको समराइज कर लेते हैं। धात्विक चालक, इस चालकता का कारण इलेक्ट्रॉनों का गमन है। धात्विक चालकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होती है। जबकि वैद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो इस चालकता का कारण आयनों का गमन है। फ्री आयंस की उपस्थिति के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। धात्विक चालक की बात करें कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य स्वयं आयनों में वियोजित हो जाता है
और इसी कारण से ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड है, उसको यदि जल के अंदर डालते हैं तो जल के अंदर डालने पर यह Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में डिवाइड हो जाता है, आयनों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और आयनों की उपस्थिति के कारण ही, आयनों की उपलब्धता के कारण ये विद्युत का चालन करने लगता है। धात्विक चालक, इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन जिनका मास बहुत कम होता है वो गति करते हैं, जबकि इनमें आयंस खुद गति करते हैं जिनका मास अधिक होता है। तो इनमें आयनों के रूप में द्रव्य का स्थानांतरण होता है। नंबर 4, इनकी चालकता ताप वृद्धि के साथ घटती है, ये हम देख चुके हैं। धात्विक चालकों की ताप वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध में वृद्धि होती है, तथा क्योंकि ताप वृद्धि करने पर इनकी रैंडम मोशन, इधर उधर गति की जो दिशा है, इधर उधर गति में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनकी चालकता घटती है ताप के साथ, जबकि इनकी चालकता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 5, इनकी चालकता सामान्यतः अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकों की बात करें तो इनकी चालकता सामान्यतः अधिक होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक, इनकी चालकता सामान्यतः कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो आयनिक विलयनों की चालकता मापते कैसे हैं? एक सामान्यतः तार की तरह उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ करके आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इनकी चालकता के लिए चालकता विशेष व्यवस्था के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। विशेष व्यवस्था बनानी पड़ती है इनकी चालकता के मापन के लिए। तो आयनिक विलयन की चालकता का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से उसका प्रतिरोध माप कर किया जाता है, परंतु इसके प्रतिरोध मापन में निम्न 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अज्ञात प्रतिरोध का मापन हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से करते हैं, परंतु आयनिक विलयनों की चालकता के मापन में 2 समस्याएं आती है और इनका निवारण हम करते हैं। पहली समस्या, दिष्ट धारा DC प्रवाहित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है। तो इस समस्या का निवारण कैसे करें? तो इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के निवारण के लिए दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा AC का प्रयोग करते हैं। दूसरी समस्या जो आती है कि विलयन में धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह आयनिक विलयनों को ब्रिज में आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता, ब्रिज में नहीं जोड़ा जा सकता। विलयन को कैसे जोड़े? तो इसका समाधान कैसे करते हैं? तो इस समस्या को हल करने के लिए हम एक विशेष प्रकार से डिजाइन किए हुए पात्र का प्रयोग करते हैं और इस पात्र को चालकता सेल कहते हैं। विशेष प्रकार के डिजाइन के पात्र बनाते हैं जिनको हम चालकता सेल कहते हैं। जिस विलयन का हमको चालकता का मापन करना है, उस विलयन को हम इस सेल के अंदर चालकता सेल में भर देते हैं और अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर इसको जोड़ करके प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो चालकता सेल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये भी एक चालकता सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में हम जिस विलयन की चालकता का मापन करना है उसको भर देते हैं, और बाह्य परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों का जो संबंध होता है, संबंधक तार, इनको हम व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु में की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह इस प्रकार का भी सामान्यतः चालकता सेल हो सकता है। तो विशेष प्रकार के डिजाइन के वे पात्र का प्रयोग करते हैं आयनिक विलयनों की चालकता के मापन में, जिसे हम चालकता सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध मापन की व्यवस्था। तो विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध के मापन के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में 2 प्रतिरोध R3 व R4 होते हैं। एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1 तथा अज्ञात प्रतिरोध R2 वाला चालकता सेल होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक दोलित्र O व एक उपयुक्त संसूचक P से जुड़ा होता है। जब संसूचक में कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज संतुलित होता है, यानी कि जब संसूचक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती उस स्थिति में चारों ही प्रतिरोध आपस में संतुलित अवस्था में होते हैं, और उनकी संतुलन अवस्था में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है? R2/R1 बराबर R4/R3। अतः अज्ञात प्रतिरोध R2, चूंकि R2/R1 बराबर संतुलन की अवस्था में R2/R1 बराबर R4/R3 होता है, या R2 बराबर R1 × R4/R3। अतः यदि हमें
विद्युत अपघट्य विलयन का अज्ञात प्रतिरोध R2 ज्ञात होने पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। चालकता कापा कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर सेल स्थिरांक अपॉन प्रतिरोध R। और सामान्यतः जो सेल स्थिरांक है सेल के लिए पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। और चालकता सेल का सेल स्थिरांक G स्टार ज्ञात करने हेतु क्या करते हैं? सामान्यतः KCL विलयन का प्रयोग करते हैं, जिसकी चालकता विभिन्न सांद्रता ताप पर परिशुद्धता से पहले से ज्ञात होती है। विभिन्न सांद्रता और ताप पर इसकी चालकता पहले से ज्ञात होती है, तो हम इस किसी भी सेल के अंदर KCL विलयन भर करके उसके लिए सेल स्थिरांक निर्धारित कर लेते हैं। G स्टार बराबर L अपॉन A। व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर KCL विलयन को भरकर उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। और प्रतिरोध ज्ञात करने के पश्चात चालकता पहले से ज्ञात है, उसको प्रतिरोध से गुणा करके हम उसका सेल स्थिरांक पता कर लेते हैं। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ समस्या आती है। सबसे पहले हम बात करें 0.1 मोल प्रति लीटर KCL विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उस सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCL विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCL विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर KCL विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सामान्यतः सवाल के अंदर हमको 0.1 m KCL विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम दिया गया। एक सांद्रता पर हमको प्रतिरोध दिया है, तो इस सांद्रता के आधार पर हम सेल स्थिरांक पता कर सकते हैं। चूंकि सेल स्थिरांक G स्टार जो होता है, ये क्या होता है? चालकता इंटू प्रतिरोध। तो इस सांद्रता पर चालकता भी दी गई है और प्रतिरोध भी हमको सवाल के अंदर दिया गया है। तो 0.1 m मोल प्रति लीटर KCL विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। और यदि उसी सेल और इसी सांद्रता पर 0.1 मोल प्रति लीटर KCL विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स दी गई है, तो चालकता इसमें 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स दी गई है, इनटू इसका प्रतिरोध 100 ओम दिया गया है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 129 मीटर इनवर्स बराबर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट यदि बात करें तो 0.2 मोल प्रति लीटर KCL विलयन की चालकता सवाल के अंदर दी गई है 0.02 मोल प्रति लीटर KCL विलयन की चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। सेल स्थिरांक हमको ऊपर से पता चल गया बटे प्रतिरोध। और इस सांद्रता पर हमको सेल स्थिरांक जो मीटर इनवर्स में प्राप्त हुआ था 129 मीटर इनवर्स अपॉन प्रतिरोध जो दे रखा है, सेल स्थिरांक को सामान्यतः G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 129 मीटर इनवर्स बटे इस सांद्रता पर जो प्रतिरोध है 520 ओम है। और यदि इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पर यह आ जाता है 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स। यदि हम सांद्रता की बात करें तो चूंकि हमको मोलर चालकता पता करनी है, तो मोलर चालकता बराबर है मोलर चालकता लैम्डा एम, और लैम्डा एम जो हमको पता बराबर होता है कापा बटे सी।
और कापा का मान हमको जो प्राप्त हुआ था सी को मोल प्रति मीटर क्यूब मिले या सीमेंस मीटर प्रति क्यूब में 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स अपॉन सांद्रता जो दी गई है वो 0.02 मोल प्रति लीटर। और चूंकि हम मीटर इन्वर्स में इसलिए इसको भी मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है 124 × 10 की घात -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि बात करें, 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10 की घात 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसको हल करें तो हम जानते हैं किसी भी तार का क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर होता है πr²। पाई का मान होता है 3.14, r जो कि दी गई है 1 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया है तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करें तो ये आ जाता है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 0.785 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। एल का मान सवाल के अंदर जो दिया है बराबर 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो बराबर 0.5 मीटर। आर बराबर प्रतिरोध बराबर, चूँकि हमको पता करना है प्रतिरोधकता, इसमें जो जानकारी दी गई क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई दे रखी है और प्रतिरोध दिया है, तो वहाँ से हम प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं। आर बराबर होता है ρL/A, या हम ये कह सकते हैं कि रो बराबर होता है R × A/L। यदि इन मानों को रखें 5.55 × 10 की घात 3 ओम इंटू A का मान रखें 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई रखें 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर 50 है। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है 87.135 ओम सेंटीमीटर। चालकता की यदि बात करें तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता होती है। तो चालकता बराबर चालकता कापा बराबर 1/ρ। यदि इसको सॉल्व करें 1/87.135 ओम सेंटीमीटर। इसको यदि सोल्व करें, इसको सोल्व करने पर यह आ जाता है 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट मोलर चालकता की यदि बात करें तो मोलर चालकता λm बराबर कापा, यदि ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में हो, बटे सी सांद्रता जो कि मोल प्रति लीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कहाँ आ गया, ऊपर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर।
लीटर से लीटर कैंसिल, तो इसका जो मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। इन मानों को यदि रखें तो मान रखने पर 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन 0.05 मोल पर लीटर। यदि इन मानों को रखने के बाद इसको सॉल्व करें तो मोलर चालकता का मान आ जाता है 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में पता करना चाहे, प्राप्त करना चाहे, तो इस स्थिति में यहाँ पर ये सारे मान मीटर इनवर्स मीटर में लेने पड़ेंगे, इनके मात्रक मीटर में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास 3। यदि अभ्यास 3 की बात करें तो पहला क्वेश्चन, चालकता एवं सेल स्थिरांक में संबंध लिखिए। तो हम जानते हैं चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता कापा बराबर होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए, जहाँ एल अपॉन ए सेल स्थिरांक है, या चालकता कापा बराबर होता है सेल स्थिरांक जी स्टार अपॉन प्रतिरोध r। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालकता। तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित एवं 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन का चालकत्व जी चालकता के कहलाती है। यदि मोलर चालकता की बात करें लैम्डा एम, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन में समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता लैम्डा एम कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता के सूत्र व इनकी इकाई लिखिए। यदि बात करें चालकत्व जी की, तो चालकत्व जी बराबर होता है 1/r बराबर कापा इंटू ए अपॉन एल, और इसकी इकाई सीमेंस या ओम इनवर्स होती है। ये ध्यान रखना है। चालकता कापा की बात करें तो बराबर 1/ρ यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम बराबर 1/r इंटू एल अपॉन ए, या 1/r होता है जी, तो जी इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए यहाँ सेल स्थिरांक कहलाता है। इसकी इकाई सीमेंस मीटर इनवर्स, यहाँ से देख लीजिए जी की इकाई सीमेंस और एल की मीटर, ए की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो मीटर इनवर्स। तो इसकी इकाई सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होगी। यदि मोलर चालकता की बात करें तो इसकी इकाई सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में यदि लेना है तो कापा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में लेना पड़ेगा। मोलर तो मोल प्रति लीटर में है, तो इसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लीटर की जगह पर रख दिया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर। या लैम्डा एम सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में लेना है तो कापा सीमेंस मीटर इनवर्स में लेना पड़ेगा, और सांद्रता मोल प्रति लीटर में है तो इस सांद्रता को 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। इसकी इकाई क्या हो गई? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि बात करें तो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण दीजिए। तो यदि चालकता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो किसी पदार्थ की चालकता उसकी प्रकृति, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 चालक, नंबर 2 विद्युतरोधी, नंबर 3 अर्धचालक। नंबर 1 चालक की यदि बात करें तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे धातुएं, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट,
कार्बन ब्लैक तथा कुछ कार्बनिक बहुलक, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। नंबर दो विद्युत रोधी, वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम नगण्य होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कांच, चीनी मिट्टी या सिरेमिक्स आदि। अर्धचालक, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों एवं विद्युत रोधियों के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आदि। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।